हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का इस इलेक्ट्रिसिटी के 6th लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई अनुराग पांडे, और आपको इस शांति हरि सुधन्या शांत पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत 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 तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने जो प्यार पिछले 5 लेक्चरों में दिखाया है वैसे ही प्यार दिखाते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि मैं जितना भी इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने बातें आपको सिखाई है वो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से, सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आपको 5th लेक्चर में मैंने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि रेजिस्टेंस को हम 2 तरीके से कंबाइन करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो होता है उसको मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रूव भी करा था कि अगर लगातार सीरीज में अगर रेजिस्टेंस दिया हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। अब हमने उसके बाद पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में भी बताया था, और मैंने उसके बारे में ये बताया था कि अगर पैरेलल रेजिस्टेंस में, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस दिया हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे जो है सॉल्व करा जाता है और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज मैं ये बताऊंगा कि यदि किसी वायर से या किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होता है, यदि किसी वायर से या किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के होने से कितने सारे इफेक्ट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, ये कितने सारे इफेक्ट्स जो है उत्पन्न होते हैं। आप सभी एकदम ध्यानपूर्वक सारी चीज को एकदम ध्यान से समझिएगा। जहां भी आपको नहीं समझ में आए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, और हम आसानी से नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे और उस टॉपिक को डील करके ही आगे बढ़ेंगे। अब सिर्फ 2 ही लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 और 8 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 7 में चैप्टर फाइनल होगा, 6 में चैप्टर फाइनल होगा, और लेक्चर नंबर जो 7 आएगा वो शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है उस सारे टॉपिक पे वैसे क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। मैं आपको वैसा क्वेश्चन कराऊंगा जो डायरेक्ट बोर्ड में एकदम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म होगा। क्योंकि आप फिजिक्स में जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो ना, तब तक थ्योरी सीखना, क्या कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट तभी अच्छा से आ रहा होगा यदि आप उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यदि आप सॉल्व कर पा रहे हो तब। अगर नहीं हो पाता है तो फिर इससे कुछ फायदा नहीं है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी के 6 लेक्चर का, और आज हम आपको बताएंगे जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो उससे कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, फ्लो होता है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण 3 इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। उस इलेक्ट्रिक करंट के वायर में फ्लो होने के कारण 3 इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। 3 इफेक्ट, और उन तीनों इफेक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट अभी आपको पढ़ना है। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें एक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, और आपने केमिस्ट्री में एक इफेक्ट ऑलरेडी आपने चैप्टर नंबर 1 में
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत उसके बारे में मैंने भी बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन कौन से इफेक्ट हैं जिससे आपका इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से जो है प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है बाबू, जो सबसे पहला इफेक्ट है वो इफेक्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो दूसरा इफेक्ट है वो है मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में, ये चैप्टर का ही नाम है, अगला जो फिजिक्स का आपका चैप्टर है उस चैप्टर का ही नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और जो इलेक्ट्रिक करंट से जो तीसरा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो है मैं आपको ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आप तभी कर पाते हो जब आप उस पूरे सेटअप में इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस कर पाते हो, तभी जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आप कर पाते हो। यानी H2 टूटता था H प्लस और O माइनस में, प्लस वाला जाता था कैथोड पे और माइनस वाला जाता था एनोड पे। वो आपका कौन सा इफेक्ट कहा जाता था? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। अभी जो आपको पढ़ना है उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम आपको अभी पढ़ाएंगे किसके बारे में? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास यहां पे एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है। अगर आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो इस आई करंट के फ्लो होने के कारण इस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा? हीट जो है प्रोड्यूस होगा। इसी इफेक्ट को जो है क्या कहा जाता है? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होना चाहिए, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई है तो हीटिंग इफेक्ट्स जो है प्रोड्यूस होगा ही होगा। और वैसे ज़्यादातर हम लोग उस मटेरियल का ज़्यादातर यूज करते हैं, जैसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स के लिए किसका यूज करते हैं? नाइक्रोम का यूज करते हैं। नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम का जो हम लोग यूज करते हैं इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? हीटर में करते हैं। तो कहता क्या है कि हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flows through the high resistance wire, then
heat is produced in it। जब किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके कारण उस वायर के अंदर हीट जो है प्रोड्यूस होता है, और इसी इफेक्ट को कहा जाता है, दिस इफेक्ट इज known as heating effects of इलेक्ट्रिक करंट। और उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी जब भी किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट के प्रोड्यूस होने के कारण उस वायर में हीट प्रोड्यूस होता है, और वही हीट प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इस चीज को एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट कर रहे थे, इस चीज का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस साइंटिस्ट का नाम था जूल। जूल साहब ने इस हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो है एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने एक अपना लॉ दिया, जिस लॉ को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जिसको हम क्या कहते हैं? जिस लॉ को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अभी जो है हम आपको बताएंगे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बाबू, जूल्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा, और उस एक्सपेरिमेंट ने उनको बहुत बातें मिली, और वो एक कंक्लूजन पे निकले। उनको एक कंक्लूजन मिला। वो कंक्लूजन हीट निकालने का फॉर्मूला देता है। यदि हमको वायर में प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट मालूम हो, अगर उस वायर का रेजिस्टेंस मालूम हो, और उस वायर में कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है, अगर ये मालूम हो, तो उस वायर में टोटल हीट कितना प्रोड्यूस हुआ है, ये आसानी से हम जान सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जूल्स ने ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसका अमाउंट क्या है, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, और इस वायर में कितने देर तक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये चीज मालूम रहे तो इस वायर में टोटल प्रोड्यूस हीट को भी क्या करा जा सकता है? फाइंड किया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा। जूल्स हैड performed an experiment and he concluded that, और उन्होंने कंक्लूड किया क्या कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर
पहली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज जो हीट जो है प्रोड्यूस होता है किसी वायर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट ज्यादा तो हीट भी ज्यादा, करंट कम तो हीट भी कम। समझे कि नहीं समझे? यानी हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I स्क्वायर। दूसरी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस भी का भी होता है। यानी जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें करंट भी उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उस वायर में हीट जो है उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए मैंने बताया था कि हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू दी हाई रेजिस्टेंस वायर, कैसा रेजिस्टेंस? हाई। इलेक्ट्रिक करंट में अगर किसी वायर में हीट प्रोड्यूस आप करना चाहते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। लो रेजिस्टेंस वाले हीट प्रोड्यूस नहीं करते, बहुत कम करते हैं, जो कि आपको महसूस नहीं हो सकता है। अगर आप लो रेजिस्टेंस वाले वायर को ठंडी के दिनों में ऐसे हाथ करके आपका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन उससे कभी हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके जगह पर नाइक्रोम वायर लगा दीजिए तो गर्मी के दिनों में जो हीटर में हम लोग जिस वायर का यूज करते हैं, जो ग्लो करता है, जिससे मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होता है, वो आपका नाइक्रोम वायर होता है। क्योंकि नाइक्रोम का जो है रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यानी करंट ज्यादा, हीट भी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तब भी हीट ज्यादा, कम तब भी हीट कम। तीसरी बात उन्होंने ये बताया, तीसरा बात ये बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम for which electric current produce in a wire। ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि वायर में कितने देर तक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। भले ही नाइक्रोम वायर हो, जो हीट 5 सेकेंड में जो है प्रोड्यूस होगा, क्या उतना ही हीट 10 सेकेंड में होगा? क्या? बिल्कुल नहीं होगा। जितना ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो करेगा उसमें हीट उतना ही ज्यादा होगा।
यानी टाइम ज्यादा तो हीट भी ज्यादा। आप तुरंत जो है हीटर का स्विच ऑन किए और तुरंत ही ऑफ कर दिए। आप तुरंत हीटर का स्विच ऑन किए और तुरंत ही हीटर का स्विच जो है ऑफ कर दिए, क्या है उस उतना ही देर में आपका हीटर पूरा हीट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उतना देर में आपका हीटर नहीं हीट होगा। उसको मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करने के लिए उस हीटर में करंट भी ज्यादा देर तक होना चाहिए। यानी करंट भी ज्यादा देर तक प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें हीट भी जो है ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी टाइम ज्यादा। दैट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 3। टाइम ज्यादा तो हीट भी ज्यादा, टाइम ज्यादा तो हीट भी ज्यादा। यानी अगर हम तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अगर तीनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे तो H बराबर हो जाएगा K I स्क्वायर R इंटू टी। K क्या है? K का वैल्यू 1 लेते हैं, जो कि ये क्या है? कांस्टेंट है। अब 1 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिल जाएगा, तो इसीलिए H बराबर आ गया I स्क्वायर R इंटू टी। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम रहे और इसका आंसर किस में आएगा? जूल में, क्योंकि हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अगर आपको करंट मालूम रहे, अगर आपको रेजिस्टेंस मालूम रहे और आपको टाइम मालूम रहे तो आप ये निकाल सकते हैं कि इस वायर में या उस हीटिंग इफेक्ट वाले डिवाइस में कितना हीट जो है प्रोड्यूस हुआ है। कि अगर 3 चीजें अगर आपको मालूम होती हैं, ये 3 चीजें अगर आपको मालूम होती हैं तो आप आसानी से उसके अंदर कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है ये आसानी से आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। और इसका जो आंसर आएगा किसमें आएगा? जूल में आएगा, क्योंकि हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। आई होप ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी जितना ज्यादा करंट होगा हीट भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट भी ज्यादा। और तीसरा कि कितने देर तक उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तीसरा ये कि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट कितने देर तक जो है फ्लो करता है, इस चीज पे भी वो क्या करता है? डिपेंड करता है। आई होप आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, इस चीज को हम दूसरे मेथड से प्रूफ भी आपको करके दिखाते हैं। थोड़ा आइएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, नहीं तो नोटबुक में अपने लिख लीजिएगा। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वी हैव by
Joule's law of heating, we have, हमारे पास क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। I है इलेक्ट्रिक करंट, R है रेजिस्टेंस और T है टाइम। हमारे पास ये है। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइएगा, आप एक चीज जानते हैं, इसको हम थोड़ा सा दूसरे मेथड से हम प्रूफ करते हैं। आप एक चीज जानते हैं कि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। V बराबर होता है W बाई क्यू। यहां से अगर आप W निकालें तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। एक बात बताइएगा ध्यान से, क्या हम W की जगह, W इजकल टू V के जगह पर I इंटू R इंटू क्यू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ओम्स लॉ से जानते हैं, बाई ओम्स लॉ से आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो इस V के जगह पर हमने क्या रख दिया, I इंटू R। अब ध्यान से सुनिएगा, W बराबर I इंटू R इंटू क्यू के जगह पर क्या हम I इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Q के जगह पर I इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। एक बात बताओ, I इंटू I इंटू I क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू टी। अगर ये भी एक फॉर्मूला है जिससे हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मिल जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला है। ये भी जो है, अगर ये भी दिया रहे तो ये भी आपका W बराबर भी होता है I स्क्वायर R इंटू टी। W बराबर भी होता है I स्क्वायर R इंटू टी। एक चीज आप जानते हैं बाबू, और अच्छी तरीके से जानते हैं, जानते ये हैं कि वर्क कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन चेंज इनटू वर्क। यानी आप जानते हैं कि वर्क एंड एनर्जी इज इंटरचेंजेबल। इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। वर्क को एनर्जी में, एनर्जी को वर्क में। एनर्जी है तो वर्क है, और आप वर्क कर रहे हैं, इसके पास आपका पास एनर्जी है। ध्यान दीजिएगा, अगर वर्क है तभी एनर्जी हो, अगर वर्क हो रहा है इसका मतलब एनर्जी है, और एनर्जी है इसका मतलब आपके पास वर्क है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये वर्क को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को वर्क में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी है, ये कैसा एनर्जी है, ये हीटिंग एनर्जी है ना, ये हीट एनर्जी है। तो इस W के जगह पर, इस W के जगह पर आप लिख सकते हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। ये भी जो है, ऐसे भी जो है इसको प्रूफ करा जा सकता है। और इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ये भी जूल में आएगा, क्योंकि हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, हीट का ऐसा यूनिट जूल होता है। आई होप आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आसानी से जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा एक यहाँ पे चीज देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब हमारे पास
H बराबर है I स्क्वायर आर टी। अगर हम यहाँ से हीट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, अगर हम I निकालना चाहते हैं तो फॉर I के लिए हम I स्क्वायर इज इक्वल टू आई दोनों मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो H बराबर हो जाएगा R इंटू टी। अब ये स्क्वायर है, इधर भेज देंगे तो किस में चला जाएगा, रूट में। तो I बराबर हो जाता है रूट अंडर H बाई R इंटू टी। और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। अगर यहां से I निकालना चाहते हैं तो I बराबर हो जाता है रूट अंडर H स्क्वायर H बाई R इंटू टी। अगर यहां से अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ये होता है H बाई I स्क्वायर इंटू टी। ये I के लिए हो गया, ये R के लिए होगा। अगर यहां से अगर आप टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम बराबर हो जाएगा H बाई I स्क्वायर इंटू R। अगर एक फॉर्मूला आपको मालूम हो तो बाकी तीन को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, आसानी से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होता है। हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। Heat produced in a wire is directly proportional to the resistance of the conductor. Heat produced in a wire is directly proportional to the time for which electric current flow in a circuit. कितने टाइम के लिए, कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में क्या होता है, फ्लो होता है, इस चीज पे भी जो है हीट क्या करता है, डिपेंड करता है। आई होप आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है आसानी से जो है समझ में आ गई होगी। जल्दी से इस चीज़ का जो है आप लोग नोट्स ले लीजिए। हम आपको जो है कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस कराते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, जिसमें करंट 5 एम्पियर लगता है। आपसे ये कह रहा है कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, उससे करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। आप ये बताना है कि 30 सेकेंड में उससे कितना जो है हीट जो है डेवलप होगा। 30 सेकेंड में कितना हीट डेवलप होगा। आइए ध्यान से जो है इस चीज को थोड़ा समझते हैं। देखिएगा
इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस आपको सबसे पहले क्या दिया है, गिवन में ये दिया है कि रेजिस्टेंस कितना ओम है, 20 ओम है। करंट कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर है। टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना हीट जो है इसके अंदर जो है डेवलप होगा, हाउ मच हीट विल डेवलप इन दिस इलेक्ट्रिक आयरन। तो आप जानते हैं कि H बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू टी। तो I का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है, 20 है। टाइम कितना है, 30 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इंटू 20 इंटू 30। इधर ध्यान से देखिएगा, 25 इंटू 2 3 6 कितना हो गया, 600 हो गया। 25 छक 150 पर 2 को 0 बैठा दीजिए, यानी कितना जूल हो गया, 15,000 जूल जो है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में जो है क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। यानी 15,000 जूल विल बी प्रोड्यूस इन 30 सेकेंड। यानी आपको रेजिस्टेंस दिया है, आपको करंट दिया है, आपको टाइम दिया है, आपसे पूछ रहा है कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा। तो H बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू टी। I का वैल्यू 5 का स्क्वायर, R का वैल्यू 20, R का वैल्यू 20 इंटू 30। 5 का स्क्वायर 25, 20 इंटू 30, 20 इंटू 30 600, 600 मल्टीप्लाई बाई 25 आपका आ गया 15,000 जूल। नाउ ये क्वेश्चन आपको आसानी से जो है समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस in each second in a 4 ohm रेजिस्टेंस। 4 ओम रेजिस्टेंस से 100 जूल का जो है हीट जो है 200 जूल का जो है हीट प्रोड्यूस हो रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड the potential difference across the resistor। यानी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में ये गिवन है बाबू कि आपको सबसे पहले दिया ये है कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, H का वैल्यू दिया है 200 जूल। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 ओम दिया है। आपसे पूछ रहा है कि भी कितना होगा, आपसे पूछ रहा है भी कितना होगा। और हम जानते हैं कि भी बराबर होता है I इंटू आर। यहां R तो दिया है लेकिन I मालूम नहीं है, R दिया है लेकिन I मालूम नहीं है। यहां पे क्वेश्चन में टाइम मिसिंग है। तो आपका जो टाइम मिसिंग नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 20 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड। ईच सेकेंड जहां भी लिखा हो, जहां भी ईच सेकेंड लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि टाइम कितना सेकेंड है, 1 सेकेंड। जहां भी ईच सेकेंड लिखा हो तो ईच सेकेंड का मतलब टाइम कितना सेकेंड है, 1 सेकेंड है। तो ध्यान से देखिएगा, हमको क्या नहीं मालूम है, करंट नहीं मालूम है।
अगर आई हमको मालूम हो तो हम डायरेक्ट जो है क्या निकाल सकते हैं, भी निकाल सकते हैं। एक बात बताइएगा, फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हम जानते हैं कि H बराबर होता है आई स्क्वायर R इंटू टी। अगर यहां से I निकालें तो अभी बताया था रूट अंडर हो जाता है H बाई R इंटू टी हो जाता है। यहां से बाबू जब आप I निकालोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर H कितना है, 200 जूल है। रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। टाइम कितना है, 1 है। 4 इंटू 1 करोगे 1 ही आएगा। 4 से 200 कितना बार में कट गया, 4 से जो 200 है वो कितना बार में कटा, 50 बार में कटा। 4 से 200 50 बार में कटा। अब एक चीज देखिएगा, आई बराबर आया रूट अंडर 50। क्या, रूट अंडर 50 एम्पियर। रूट अंडर 50 एम्पियर। 50 एम्पियर को और क्या लिख सकते हैं आप 50 एम्पियर को यहां 2 25 बार में आप इसको लिख सकते हैं आई बराबर 5 रूट 2 एम्पियर। जब यहां हमको आई मिल गया तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू आर। तो V बराबर हो जाएगा, I के जगह पर आ गया 5 रूट, रेजिस्टेंस आपका है 4, तो 4 पचे कितना हो गया 20 रूट 2 वोल्ट। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपको भी निकालना था और ओम्स लॉ से आप जानते हैं कि भी बराबर होता है आई इंटू आर होता है। तो हमको आई मिल गया 5 रूट 2 एम्पियर और यहां से आप भी निकालिएगा तो भी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर। आई के जगह पर 5 रूट 2, आर हमको दिया है 4, 5 4 जा 20 रूट 2 वोल्ट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस अगर दिए रहें तो हमको आशा नहीं, आप मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर पाइएगा, सॉल्व पाइएगा। जब हम लास्ट लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आएंगे तो हम आप उसमें बकायदा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ वैसे क्वेश्चंस जो इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में आएंगे वो हम आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस को हम आपको इस ऑनलाइन क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में और हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने घर का बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अगले नेक्स्ट लेक्चर में आप ये निकालना सीख जाइएगा कि हम अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल आता कैसे है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पावर के भी बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे और फाइनली ये मेरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो सेकेंड जो लेक्चर आएगा, इस सेकेंड जो सबसे लास्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और क्वेश्चंस को जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वाले लेक्चर में आपको थोड़ा भी कहीं भी थोड़ा भी डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, कमेंट करें और हमको बताएं कि भैया हमको ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया है। और दूसरी बात, अगर जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हों, उनको अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो एक बार ज़रूर उनको बोलें कि जो है अनुराग सर से फिजिक्स पढ़ के ज़रूर देखिए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोगों के लिए यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। वैसे तो बहुत सारे जो है वीडियो कंटेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है
पढ़ाया गया है, लेकिन हम आपको यहाँ पे फील करवा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में होता क्या है। हम एक एक फॉर्मूला से आपको रूबरू करवा रहे हैं, आपको ये भी बता रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करा जाएगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतना देर तक बनने के लिए। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, किसी भी पॉइंट पे कहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो हम आपका जो है पूरी तरीके से आपका जो है हेल्प करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।